Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 15 light. In this video we are going to discuss reflection of light in detail. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो प्रोसेस है जो हमने इससे पहले देखी है उसको आज हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं. लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमें पता है, हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस की है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये हमने पहले देखा है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. हम इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी हमने बहुत शॉर्ट में देखी है, हम थोड़ा सा डिटेल में आज स्टडी करेंगे लाइट का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलो देखते हैं. हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंसिडर करने के लिए एक प्लेन सरफेस कंसिडर किया था, है ना. इसको हमने बोला एम डैश. एम डैश क्या है आपके लिए? एम डैश इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिरर. हम इसे मिरर बोलते हैं, ठीक है. सपोज करो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है स्ट्रेट लाइन में, इसको नाम दो पी क्यू. हमने इसे क्या बोला था, याद है किसी को? वी कॉल इट एज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, उसको शॉर्ट में हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. पी क्यू इज द इंसिडेंट रे. फ्रॉम क्यू इट बाउंस बैक. जैसे बॉल बाउंस होता है ना, वैसे ये रे भी क्या होती है? बाउंस बैक होती है इन द डायरेक्शन क्यू आर. हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. पी क्यू इज इंसिडेंट रे, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड रे. पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज वॉट? इट इज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. अभी है ना, हम कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए और ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर. इन दिस वे मैंने क्या लिया, एक स्केल ली और आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ऐसी लाइन जो आपके लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है. मतलब ये जो एंगल आपने कंसीडर किया, ये कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है. लाइन को नाम देते हैं क्यू एन. ओके, दिस क्यू एन लाइन इज परपेंडिकुलर टू योर प्लेन मिरर. ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल. याद रखना, नॉर्मल वर्ड ये बहुत बार आने वाला है फिजिक्स में. नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर. क्यू एन आपका परपेंडिकुलर है. अभी देखो, ये परपेंडिकुलर की वजह से इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ, है ना. इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैं यहाँ पे लिखती हूँ कौन सा एंगल है ये? एंगल पी क्यू एन. एंगल पी क्यू एन इक्वल टू, आई कैन राइट हियर एंगल आई. दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. लिखना भी है बुक में, देखो मैं लिख के नहीं दे रही हूँ, आप ध्यान से देखो. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इन द सेम मैनर द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. इसे हम बोलते हैं angle of reflection. Angle RQN equal to angle R, it is called as what? It is called as angle of reflection. Angle of reflection. ठीक है. अभी ये अगर angle of incidence है तो ये देखो पूरी साइड, ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, आपको पता है.
कि 90 डिग्री में से ये एंगल अगर आई मेजर का होगा तो ये कितने मेजर का होगा, ये जो एंगल है वो 90 में से अगर मैंने आई को माइनस किया तो मुझे ये एंगल मिलेगा। ये जो एंगल यहाँ पे है इसे बोला जाता है जी। दिस एंगल इज ऑल्सो जी एंड दिस एंगल इज ऑल्सो जी। ओके, हम जी को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। ओके, जी इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लांसिंग एंगल। डायग्राम ड्रॉ करो अपने नोटबुक में और सारे नेम्स जो दिए हैं वो प्रॉपर लिखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन नोटबुक के अंदर लिखो। ठीक है, इसके बाद में आई होप ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से एक बार देखो, पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे, क्यू एन नॉर्मल। Angle between incident ray and normal is called as angle of incidence. Angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. ठीक है, अभी इसके बाद में हमें जो चीज़ देखनी है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स देखे हैं पहले से, कौन कौन से, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अगर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या दूसरा नाम क्या है उसको, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, ये हमने देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के 3 लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal lies in the same plane. प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। इसका मीनिंग क्या है, देखो इस लॉ का, अगर मैंने ये फ्लैट सरफेस कंसिडर किया, इसमें ये मेरा मिरर है, अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में है, तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अभी कंसिडर करने के लिए अगर मेरे पास 3 पेन है, मैं इसके ज़रिए ट्राई करने की कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। सी, ये मेरी इंसिडेंट रे है, सपोज सरफेस, ये सरफेस है आपके पास, ये सपोज सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, इंसिडेंट रे इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में है, तो जो नॉर्मल है वो ऐसे नहीं हो सकता, नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता, नॉर्मल को भी कंपलसरी इसी प्लेन में रहना होगा, नॉर्मल को भी कंपलसरी इसी प्लेन में रहना होगा। अगर दोनों खड़ी है इस वे में, अगर ये फ्लैट सरफेस पे आती है तो ये फ्लैट सरफेस, मतलब अगर मैंने ये ऐसा फ्लैट सरफेस कंसिडर किया, हाँ, तो अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में आती है, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में आती है, सॉरी हाँ, अभी ये मुझे मैनेज करना थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन जो बताने की कोशिश करती हूँ वो समझ लो आप, तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में आएगा, ऐसे ही आएगा। दिस विल बी द सिचुएशन, दिस विल बी द सिचुएशन, तीनों के तीनों हमेशा एक ही। ये फ्लैट सरफेस ऐसा है क्या, ये फ्लैट सरफेस है क्या, इंसिडेंट रे ऐसी आएगी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आएगी, नॉर्मल भी इसी प्लेन में आएगा। सरफेस अगर ऐसा हुआ तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, प्लेन बदल सकता है आपका, लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें हमेशा एक ही प्लेन में रहेगी, तीनों चीज़ें हमेशा कैसे रहेगी, एक ही प्लेन के अंदर रहेगी। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज इट, क्या है ये, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane। लिख लो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane। ठीक है, अभी दूसरा लॉ हमें क्या बताता है, देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे always lie on opposite sides of क्या, नॉर्मल।
इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सपोज ये सिचुएशन है आपके पास में कि ये सरफेस है, ओके, और ये नॉर्मल है। आपका इंसिडेंट रे अगर इधर के साइड में आया ना, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर के साइड में आएगा ही नहीं, वो अपोजिट साइड में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसी प्लेन में आएगा। लेकिन नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल के इधर के साइड में है रे, तो दूसरी रे नॉर्मल के इधर के साइड में होगी, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। दोनों रेज एक साइड में होंगी ही नहीं, दोनों रेज नॉर्मल के एक साइड में होना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे always lie on opposite sides of the normal. They always lie on what? Opposite sides of the normal. Now let us see third law of reflection. थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कई बार क्या होता है ना, ये जो पहले दो टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, वो दोनों टॉपिक्स एक ही लॉ में कंसिडर किए जाते हैं। मैंने वो सेपरेट लिखे हैं, उस हिसाब से कई लोग इस लॉ को सेकेंड लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थर्ड लॉ कंसिडर करेंगे, न्यूटन के नहीं, किसके है ये? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ बोला तो मुझे न्यूटन ही याद आता है। तो ये जो थर्ड लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कोई भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको वर्ड्स में अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू में लिखोगे तो हम इसको इस फैशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, सपोज कि ये मेरी सिचुएशन है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपका मिरर, है ना। अगर इधर का एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? दैट विल बी डेफिनेटली व्हाट? इट इज ऑल्सो 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना आएगा उतना ही आपको क्या मिलेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, ओके। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज बाय यूजिंग विच वी कैन स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अब ये 3 लॉज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन से डायग्राम कैसे फॉर्म होती है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। ये डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो लाइट्स चैप्टर जो है वो बहुत इजी जाएगा आपको, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम्स केयरफुली देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होता है उसकी हम डायग्राम कंसिडर करेंगे। फॉर दैट पर्पज हम एक प्लेन मिरर कंसिडर करते हैं। सी, दिस इज ए प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है। जब मैं स्केल हाथ में लेती हूँ ना, मेरी डायग्राम्स टेढ़ी आने लगती हैं, ओके। लेकिन मैं ये क्यों ले रही हूँ? तो क्योंकि आपको समझ में आ सके कि डायग्राम्स ड्रॉ कैसे करनी है। देखो, ये मेरा मिरर है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल पॉइंट लिया। अभी इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे मिलता है वो स्टडी करना है। तो ये बात देखो, जब भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं, हमेशा हमें मिनिमम दो रेज चाहिए। एक रे से हम रिफ्लेक्शन की स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या कंसिडर करते हैं? सपोज ए पॉइंट से 2 रेज है जो आपकी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मिरर के ऊपर गिर रही है। सपोज ये है एक रे, और दूसरी कंसिडर करते हैं एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा इंक्लाइन ले लेते हैं। ये है आपकी दूसरी रे, ठीक है। ये 2 रेज मैंने ड्रॉ की, इंसिडेंट रे 2 ड्रॉ की मैंने, इसको बोलेंगे AP, इसको बोलेंगे AQ। अब क्या होगी? इससे यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम क्या करते हैं? 2 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, छोटे छोटे नॉर्मल। एक मैंने यहाँ पे कंसिडर करूँगी, परपेंडिकुलर किसको निकाला मैंने? देखो, मिरर को परपेंडिकुलर निकाला, और दूसरा नॉर्मल यहाँ पे फिर से मिरर को परपेंडिकुलर।
ओके, इससे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे कितना एंगल कितना है, उस हिसाब से आपको रिफ्लेक्शन का एंगल आना चाहिए। ऐसी डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, ये हुई मेरी 1 रिफ्लेक्टेड रे। एरो देखो, रिफ्लेक्टेड रे मिरर से दूर जाना चाहिए। हाँ, इक्वल आना चाहिए। इतना कंसिडरेशन करके भी ड्रॉ की तो भी चलेगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए आपको एंगल्स मेजर करने पड़ेंगे। ये मैंने ड्रॉ की दूसरी लाइन। ओके, अभी देखो ये लाइंस जो है इधर के साइड में मैंने कितनी भी इंक्रीज की तो भी ये एक दूसरे को चांस मीट होने का चांस है क्या? नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है रिफ्लेक्टेड रेस। मैं क्या करती हूँ, इनको पीछे की तरफ एक्सपांड करती हूँ। सी, ये जो लाइन है मेरी, मैंने क्या किया, इसको पीछे की तरफ एक्सपांड किया। अभी ये ओरिजिनल लाइन नहीं है, मैं पॉइंट लाने के लिए इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैं कैसे करूँगी, डॉट डॉट से ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ओके। और ये जो दूसरी लाइन है इसको भी ड्रॉ करो इसी फैशन में, स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। इसकी केयर लेनी है आपको। देखो ये यहाँ पे मीट हुई। ओके, 2 लाइंस जो थी स्ट्रेट लाइन में वो कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे। इतने डिस्टेंस पे नहीं है, क्योंकि मेरे मेजरमेंट में कुछ गलतियाँ हुई होंगी, उसके वजह से आपको एग्जैक्ट नहीं मिला। तो इस तरह से अभी देखो, अगर मैं यहाँ से देखूंगी, इधर के साइड से अगर मैंने कहीं से देखा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है लाइट बेंड नहीं होता है अपने आप, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। तो मुझे क्या लगेगा, देखने वाले को लगेगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है बाबा, तो ये लाइन ये दूर कहीं तो भी एक पॉइंट है यहाँ से आ रही है, ऐसे अपने को फील होता है ना, ये पूरा का पूरा लाइट। तो इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था ए, उसकी इमेज आपको मिलती है यहाँ पे ए डैश पे। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का प्लेन मिरर से। समझा? ये जो डायग्राम है इसमें कैसे ना आपके मेजरमेंट में कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो गई तो रॉन्ग आ सकती है अपने ड्रॉ करने में। जैसे कि मेरा ये डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको सेम नहीं दिख रहा। क्यों? रीज़न सिर्फ एक ही है उसका, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये मैंने करेक्ट नहीं मेजर किए होंगे। ये तो ठीक दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये एंगल के कंपैरिजन में ये एंगल थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, कम ज़्यादा हुआ होगा, तो इसके वजह से ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो जो डायग्राम ड्रॉ करने की स्किल है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन में डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लो। कर लिया। हमें सिमेट्री का नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल करो यहाँ पे। कर लिया। ये है आपका M, ये है M डैश, यहाँ पे आपका पॉइंट है A। ओके, अभी इसकी सिमेट्रिक फिगर कहाँ पे आएगी, देखो अगर ये A है तो इसकी सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पे देखो तो दोनों डायग्राम सिमेट्रिक लग रही है ना। ये शेडेड पोर्शन होने की वजह से आपको लगेगा कि डिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन वो बराबर है। ये है पॉइंट आपका A डैश। ठीक है, अभी 2 इंसिडेंट रेज निकालो यहाँ से। ये 2 इंसिडेंट रेज निकाली। अरे ओके, ये है एक रे, ये दूसरी, मैंने इसको नाम दिया था P, इसको नाम दिया Q। अभी रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ से निकलेगी, फीलिंग कहाँ से आएगी हमें, जैसे यहाँ से निकल रही हूँ। तो डायग्राम, ये एक्चुअली ऐसे होता नहीं है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना इजी जाए इसके लिए अपन ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो आप, ये पॉइंट से रिफ्लेक्टेड है इसके लिए ये डायरेक्शन होगी। दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, ये है डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आपको ए का रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है, ए डैश पे मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ठीक है, अभी
एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो कि रिफ्लेक्शन कोई भी हो, रिफ्लेक्शन कोई भी हो, वो सर्कुलर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, पॉलिश्ड हो सरफेस, अनपॉलिश्ड हो, कोई भी सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे फॉलो होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? हर जगह पे फॉलो होते हैं। ओके, सो नाउ इसका जो स्फेरिकल मिरर्स है उसके केस में हमें डायग्राम्स कैसे मिलते हैं, या स्फेरिकल मिरर के केस में रिफ्लेक्शन की डायग्राम्स कैसे बनती है, वो हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, पहले तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, spherical mirrors, mirrors which are formed by a part of sphere is called as spherical mirrors that we have seen two types of spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. Now we are going to consider some definitions related to spherical mirror. ये आपका मिरर है, कोई भी कंसिडर करो, कॉन्वेक्स कंसिडर करो या कॉन्केव कंसिडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? इनर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग। इस मिरर को हम बोलते हैं, इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? दिस मिरर इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। ये डेफिनेशन मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख रही हूँ, है ना? ठीक है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका। अभी आपके डेफिनेशन के हिसाब से ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है ना? तो ये स्फीयर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन से। किया? अभी ये अगर आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हो तो ये स्फीयर अगर है तो स्फीयर को एक सेंटर होगा, है ना? स्फीयर को क्या होगा? एक सेंटर होगा। ये जो सेंटर है, इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो पॉइंट है सी, केयरफुली देखो, हाँ, पॉइंट सी जो है इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। What is the meaning of center of curvature? Center of curvature means the center of the sphere from which the spherical mirror is formed. Center of the sphere from which the spherical mirror is formed is called as, it is called as center of curvature. ठीक है, इसे हम बोलते हैं center of curvature. अभी जैसे ये सेंटर है ना, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेसेस को भी एक सेंटर होता है। जैसे मैंने आपको याद है कल मैंने लेंस दिखाया था, ऐसा लेंस था। ये लेंस जब आप सरफेस पे रखोगे ना, ये एक ही पॉइंट में सरफेस को क्या करता है? टच करता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। P इज द पोल। P क्या है? पोल है। इसे आप बोलोगे पोल ऑफ मिरर। आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसका पोल जो है उसे आप बोलते हो P। ठीक है, अभी ये सी पॉइंट से अगर मैंने ये लेंस के ऊपर का ये मिरर का स्फेरिकल पार्ट के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन किया, सपोज दिस इज माय पॉइंट ए, ये अगर मैंने ज्वाइन किया तो मुझे मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, मिलेगी ना? इसे क्या बोलते हैं हम? सर्कल के कंडीशन में इसे हम बोलते हैं रेडियस, बोलते हैं ना। स्फीयर की भी ये क्या होती है? रेडियस होती है। सेंटर और कोई भी एक पॉइंट ज्वाइन करोगे तो आपको मिलती है रेडियस। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आप कैसे इंडिकेट करते हो? आर से इंडिकेट करते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। दोनों साइड में ये जो लाइन मुझे मिली, कौन सी? P और C में से पास होने वाली लाइन। इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस।
दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। पीसी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इस हिसाब से देखो, आपका जो सी ए डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सी पी डिस्टेंस भी आपका क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, बराबर है ना। ओके, पीसी को बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सी और पी के एग्जैक्ट मिडल में जो पॉइंट होता है उन्हें हम बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एफ, यानी फोकस। तो ये जो है मतलब एफ जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, एफ इज कॉल्ड एज फोकस। और ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस या फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा एफ सी इक्वल टू एफ पी। इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। किस क्या बोला जाता है इसे, फोकल लेंथ, जो हमेशा स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। फोकल लेंथ इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, सो दीज आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू व्हाट, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ है आपकी वो हमेशा रेडियस के कैसे होती है, हाफ होती है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा, स्फेरिकल मिरर, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस। ये अच्छे से क्या करो, आप नोट कर लो और दिमाग में भी फिट करो। इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करने वाले हैं, स्फेरिकल, जैसे प्लेन मिरर्स की हमने डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करनी है वो देखा है ना, वैसे ही हम स्फेरिकल मिरर्स के केस में डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होती है उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना प्रिपरेशन करो और सारे मतलब अभी हमारे जो फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाली है उसके लिए रिवीजन स्टार्ट कर दो, हाँ, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। ठीक है, बाय।